हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखनी है हमको। बताया ना, ये फिफ्थ थियरी है, पांचवी थियरी है डाइपोल की। तीन थियरी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी, एक थियरी इसके पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा और अब देखने जा रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया, डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क भी हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया, डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने इसके पहले एक थियरी देखी सेकंड चैप्टर में, और डाइपोल की इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए ये थियरी हम देख रहे हैं। अब हमारी डाइपोल कहाँ है पहले ये बात कर लेते हैं। तो हम डाइपोल को यहाँ पे रख देते हैं भाई, यहाँ पे ये हुआ हमारी डाइपोल, ठीक है। ये हो गई हमारे डाइपोल, यहाँ पे मैंने रख दिया माइनस क्यू और यहाँ पे मैंने रख दिया प्लस क्यू चार्ज, क्लियर। तो ये रख दिया हमने यहाँ पे डाइपोल, और डाइपोल के बीच का डिस्टेंस हम जानते हैं 2a जितना होता है, ठीक है ना। डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ले लेते हैं वो हो गया 2a जितना, ठीक है। तो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस आ गया 2a जितना। अब ये डाइपोल ना तो x एक्सिस पे है ना तो y एक्सिस पे है, कहीं बीच में है। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो ये जो y एक्सिस वाला डाइपोल का डिस्टेंस है, ये y एक्सिस वाले डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं डेल्टा y, और जो x एक्सिस वाला डाइपोल का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं डेल्टा x, और ये हो गया उसका थीटा, ठीक है। सेंटर से मेजर करो, यहां से करो, सब एक ही बात है। तो ये हो गया डाइपोल का एंगल थीटा, करेक्ट। अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है, QV होता है। मैं यहाँ पे Q डेल्टा V लिख देता हूं, ठीक है। डेल्टा V क्या हुआ, चेंज ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंस बिटवीन टू चार्जेस। ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में पोटेंशियल का क्या डिफरेंस है, पहले भी बताया था पोटेंशियल डिफरेंस का इंपॉर्टेंस होता है। तो U इज इक्वल टू ये हो गया Q डेल्टा V, मतलब मुझे एक डेल्टा V जो है वो डेल्टा V को मुझे बीच में लाना है कि डेल्टा V की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है। डेल्टा V की वैल्यू किस तरीके से फाइंड की जाए, जरा उसको अलग से समझते हैं हम, ठीक है। इस तरफ अलग से डेल्टा V की वैल्यू को हम समझते हैं, किस तरीके से डेल्टा V आएगा, समझना। हमारे पास एक फॉर्मूला था VQ माइनस VP या VP माइनस VQ, जो कुछ भी था। तो VQ माइनस VP इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P2Q E डॉट dr। ये था हमारे पास, बिल्कुल याद आ रहा है, इस चैप्टर की शुरुआत, पहला ही हमारा लेक्चर, ठीक है, 0-1 वाला। तो VQ माइनस VP इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है। अब VQ माइनस VP मतलब क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल हो गया। तो इसको मैंने बोल दिया डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना। मैं वहां से यहां पे डायरेक्ट स्टेप लिख दूंगा, मैं तुमको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। तो क्या कर दिया मैंने, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये P2Q लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम कुछ नया डिराइव करने जा रहे हैं, E डॉट dr। तो मैं इसको लिख देता हूं E dr cos थीटा, समझ में आ गई बात, E dr cos थीटा। अब और आगे बढ़ते हैं, एजम्पशन कुछ एज्यूम करते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E dr। अब ऐसा मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो भी उसी डायरेक्शन में है, ऐसा मान लो। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है वो एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स। मैं उसको Ex बोलूं या E बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा एक्स डायरेक्शन में है, वाई और जेड में कुछ भी नहीं है। तो जो टोटल E है वो सिर्फ Ex है, क्योंकि Ey और Ez कंपोनेंट उसके कितने हैं, 0। तो टोटल E इज इक्वल टू Ex, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा x डायरेक्शन में है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस, अच्छा दो, और डिस्टेंस को भी अगर x डायरेक्शन वाला ले लूं, x वाला मतलब क्या, dr की जगह पे इसको बोल दूं मैं dx। कौन सी डायरेक्शन का डिस्टेंस लिया मैंने, x डायरेक्शन का, तो ये बोल दिया मैंने dx, इसको बोल दिया मैंने dx। तब मैं cos क्या बोल सकता हूं, एंगल इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये डायरेक्शन में है और मैं डिस्टेंस भी x वाला ही ले रहा हूं। भले ही मेरी डाइपोल ये है, पर डाइपोल का सिर्फ मैं कौन सा कंपोनेंट कंसीडर कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाला। कौन सा कंपोनेंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, वही वाला कंपोनेंट। अगर मैं वही वाला कंपोनेंट कंसीडर कर रहा हूं dr की जगह पे, dr मतलब क्या, कोई भी डायरेक्शन, dx मतलब क्या, फिक्स हो गया कि अब सिर्फ x डायरेक्शन में हम जा रहे हैं।
और फिर एंगल कितना बन गया हमारा 0, cos 0 इज इक्वल टू होता है 1, तो डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e इंटू dx, cos 0 इज इक्वल टू हो गया 1, मतलब उसको तो साइड में रखो। क्लियर हुई यहां तक की बात। फिर इसके बाद तो डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस, अब और जरा आगे e इंटीग्रेशन ऑफ dx, e इंटीग्रेशन ऑफ dx, कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन होगा हमको अभी उससे लेना देना नहीं है, पर एक बात कंफर्म है कि डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस e, इंटीग्रेशन कहीं से कहीं तक होगा, मतलब क्या होगा 5 to 15, मतलब फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 15 माइनस 5 आएगा, मतलब अल्टीमेटली जो इंटीग्रेशन ऑफ dx है वो क्या कहलाया जा सकता है, डेल्टा x। समझ में आया कि नहीं आया? एक पर्टिकुलर डिफरेंस हमको मिल गया कि यहां से लेके यहां तक, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम उसको किससे नोट कर देते डेल्टा x, तो डेल्टा x मैंने बोल दिया, तो डेल्टा v इज इक्वल टू मुझे मिल गया माइनस e इंटू डेल्टा x। आई बात समझ में? कहां से मुझे लिखना है ये पूरा स्टेप, अगर मैं यहां पे नहीं करता हूं तो अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे ये स्टेप आने चाहिए कि ये स्टेप आए कहां से। अब मैं इसको डायरेक्टली यहां पे रख देता हूं, अब डायरेक्टली यहां पर रख देता हूं, क्या हुआ u इज इक्वल टू q, डेल्टा v की जगह पे क्या आया माइनस e इंटू डेल्टा x, q एज इट इज, और डेल्टा v की जगह पे क्या आया माइनस e डेल्टा x, तो u इज इक्वल टू, अच्छा अभी फिगर को देख लो, यहाँ पे फिगर को देख लो। मैंने पहले एक 25 बताई थी कि जब तुम डाइपोल की थियरी देख रहे हो तो डाइपोल की थियरी डाइपोल मोमेंट के बिना अधूरी रहेगी, तो डाइपोल मोमेंट P तो बीच में कहीं लाना ही है, P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2a। अब मेरे पास यहाँ Q तो है, मुझे 2a चाहिए, तो 2a कहां से मिल सकता है, फ्रॉम फिगर भाई, फिगर से क्या चीज पता चलती है हमको, मैं cos थीटा अगर ले लेता हूं, समझना, फ्रॉम फिगर cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट मतलब डेल्टा x अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब क्या हो गया 2a, तो अगर मैं डेल्टा x को सब्जेक्ट बना दूं तो डेल्टा x इज इक्वल टू 2a cos थीटा। आई बात समझ में? डेल्टा x को सब्जेक्ट बनाया तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 2a cos थीटा, डन एकदम। तो ये डेल्टा x की जगह पे ये वाली वैल्यू अगर मैं रख देता हूं, समझ में आया ना, ये डेल्टा x की जगह पे ये वैल्यू मैंने रख दी, तो u इज इक्वल टू q माइनस आगे ले लिया, ये माइनस को आगे ले लिया, e एज इट इज, और डेल्टा x की जगह पे मैंने रख दिया 2a cos थीटा। आ गया क्लियर बिल्कुल। अब ये q और 2a ये मिलके क्या बना देंगे, ये बना देंगे p, तो u इज इक्वल टू माइनस e, फिर ये पूरी वैल्यू बन गई p, डाइपोल मोमेंट p इंटू cos थीटा। क्लियर बिल्कुल, q इंटू 2a मिलके बन गया p, माइनस एज इट इज आ गए, तो u इज इक्वल टू माइनस e, क्या आ गया बीच में डॉट p माइनस e डॉट p, ये डॉट कहां से आया तो cos थीटा निकला और उसकी जगह पे आ गया डॉट। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया पोटेंशियल एनर्जी का कि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, डॉट आ गया इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है, और वो हो गया माइनस e डॉट p जितना। समझ गए पूरी बात, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब इसके थोड़ा और आगे अगर बढ़ जाए हम तो क्या नया आता है वो देख लेते हैं। फिर से वही 2-3 केस देख लेने हैं। कौन से केस? पहला केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब क्या कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E और डाइपोल मोमेंट P दोनों अगर सेम डायरेक्शन में कैसे हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं? देखो तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E और डाइपोल भी मैं यहीं पे ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारी डाइपोल, ये माइनस q, ये प्लस q, तो डाइपोल मोमेंट P इसी तरफ जाएगा ना, माइनस टू प्लस, ठीक है, डाइपोल मोमेंट P इसी डायरेक्शन में गया, तो वैसी सिचुएशन में थीटा इज इक्वल टू क्या आया 0। जब थीटा इज इक्वल टू 0 है तब u इज इक्वल टू क्या होगा, तो u इज इक्वल टू माइनस EP cos 0 माइनस EP cos 0, तो u इज इक्वल टू माइनस EP cos 0 is equal to 1, so u is equal to minus EP। हमें ये एक सिचुएशन मिल गई u की, कब? जब थीटा is equal to 0 है तब। अगर मान लो थीटा is equal to 180 डिग्री है, सेकंड
दूसरा इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, वैसी सिचुएशन कब बन सकती है, वैसी सिचुएशन कब बन सकती है, देखो समझ में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और हमने डाइपोल ऐसे रखी, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, समझ में आया ना, ये माइनस था ये प्लस था, यहां माइनस यहां प्लस, तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ आएगी, डाइपोल मोमेंट p इस तरफ आ गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x में, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव x में, मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180, e और p के बीच का एंगल, e और p के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो वैसी सिचुएशन में u इज इक्वल टू माइनस e p cos 180, तो u इज इक्वल टू माइनस e p cos 180 इज इक्वल टू माइनस 1, तो u इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस e p हो गया, समझ में आया, ये u इज इक्वल टू प्लस e p हो गया, करेक्ट बिल्कुल। और उसी तरीके से तीसरी कंडीशन इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री मतलब क्या, पहले तो उसका मतलब समझ लेते, थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर डाइपोल मैंने ऐसे रखी हुई है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तब डाइपोल मोमेंट नीचे से ऊपर p, इलेक्ट्रिक फील्ड E इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बना तो वैसी सिचुएशन में u इज इक्वल टू माइनस e p cos 90 और cos 90 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। तब एनर्जी u इज इक्वल टू क्या रहेगी, 0 रहेगी डाइपोल की। समझ में आया, तीनों केस क्लियर। अब कोई चीज स्टेबल कब रह सकती है, जब उसके पास मिनिमम एनर्जी हो, तब वो चीज स्टेबल है। समझ में आता है ना, कोई भी चीज स्टेबल, जैसे कि ये पेन, क्या ये पेन स्टेबल है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं ये सरफेस के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये स्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ इसके पास कुछ हाइट है, इसलिए उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी, u इज इक्वल टू mgh, तो ये mgh जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास रहेगी। पर अगर यही पेन ये सरफेस के ऊपर गिर जाए तब वो स्टेबल है, क्यों, क्योंकि उसके पास एनर्जी 0 है, मतलब मिनिमम है। 0 मिनिमम है ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, पर मिनिमम है। अब यहाँ पे मिनिमम कौन है, एक वैल्यू है माइनस ep, एक है प्लस ep और एक है 0, तो इन तीनों में मिनिमम कौन हुआ, माइनस ep। 0 मिनिमम नहीं है, कौन मिनिमम हुआ, माइनस ep। अगर माइनस ep मिनिमम है तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, इसको हम बोलते हैं मोस्ट स्टेबल कंडीशन। ये वाली कंडीशन हो गई मोस्ट स्टेबल कंडीशन, क्यों, क्योंकि उसके पास एनर्जी मिनिमम है, वो स्टेबल है, बिल्कुल आराम कर सकता है। यहां पे इसके पास मैक्सिमम एनर्जी है, तो ये हो गया मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन बन गई है, क्योंकि इसके पास बहुत सारी एनर्जी है। जैसे कि कोई हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस को जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उसके अंदर के एटम बहुत सारी एनर्जी मिलेगी और बहुत सारी एनर्जी से वो मोस्ट अनस्टेबल बन जाएंगे, और उसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे, एनर्जी कम होती जाएगी, धीरे धीरे वो स्टेबल बन जाएंगे। ये वो सिचुएशन, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या किया हमने, ये पूरी थियरी तो यहाँ खत्म कर दी, पर ये थियरी के अंदर ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कि डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा x किस तरीके से लिखना है, तो वो मैंने तुमको यहाँ पे बता दिया। ये पूरे स्टेप फॉलो करेंगे तो हमको एग्जैक्ट उसका लॉजिक समझ में आ जाएगा, पर तुमको यहाँ डायरेक्टली लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया, बिल्कुल, ऑल द बेस्ट बच्चा।